हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था हमने। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो एक बार उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि सेपरेशन है क्या। सेपरेशन का मतलब होता क्या है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, तभी तो हम चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो सेपरेशन का मतलब हमने पढ़ लिया था। सेपरेशन का मतलब होता क्या है कि किसी मिक्सचर से, अब जो मिक्सचर बना हुआ होगा वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होगा। तो उस मिक्सचर से वो जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना, उसे ही सेपरेशन कहा जाता है। मान लो ए और बी, हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, इनसे मिलकर के एक मिक्सचर बना ए बी। अब हमारे पास फाइनली ये ए बी मिक्सचर है। अब इस ए बी मिक्सचर से ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है या अलग अलग कंपोनेंट है ए और बी, इनको अलग अलग करना। जैसे ए को हमने अलग कर लिया और बी को भी अलग कर लिया, तो इस प्रोसेस को ही सेपरेशन कहा जाता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें। ठीक है, अब ये तो जान लिया कि सेपरेशन है क्या। ये भी जान लेते हैं कि सेपरेशन किया क्यों जाता है, क्या जरूरत है सेपरेशन की। तो सेपरेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हमें एक शुद्ध शुद्ध पदार्थ, यानी कि शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, ताकि हमें एक प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ मिल सके। और जो अशुद्ध पदार्थ है या अनुपयोगी पदार्थ है जिसका हमें उपयोग नहीं करना है, उसको हम अलग कर सके। जैसे अगर हम चाय की बात करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को हम छानते हैं, जिससे चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। तो चाय अलग हो रही है, चाय को तो हमें पीना है ना, वो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए शुद्ध पदार्थ है, तो उसको तो हमें पीना है, उसको हमें उपयोग करना है। ठीक है, लेकिन जो चाय पत्ती हमने अलग छानी है उसका हमें कोई उपयोग नहीं करना, और वो हमारे लिए हानिकारक हानिकारक भी है और अनुपयोगी भी है। इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, पहले ही सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन का प्रोसेस क्या होता है ये तो हम समझ गए हैं। क्यों किया जाता है, ताकि हमें शुद्ध पदार्थ मिल सके, जो अशुद्ध पदार्थ है उसे हम हटा सके, हमें उपयोगी तत्व मिल सके, और जो अनुपयोगी है उसे हम हटा सके। ठीक है, या हम कहें सिंपली कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग कर सके। दो अलग कंपोनेंट से जो मिक्सचर बना है उससे हम कंपोनेंट को अलग कर सके। क्लियर है, सेपरेशन क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे किया जाता है। सेपरेशन किया तो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैसे किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मेथड हैं। अब वो विधियां क्या है, वो मेथड्स क्या है, उन विधियों में, उन मेथड्स में कुछ मेथड्स हम पढ़ चुके हैं और कुछ मेथड्स अब हमें आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड जैसे कि थ्रेसिंग है, विनोइंग है। ठीक है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, कोएगुलेशन, लोडिंग है। तो ये कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार हम इन्हें इन सारे मेथड्स को भी रिवाइज करेंगे और मेथड्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन ये है कि इतने सारे मेथड्स क्यों, है ना, ये क्वेश्चन भी है कि क्यों इतने सारे मेथड्स हैं। एक दो मेथड क्यों नहीं, एक दो मेथड में आराम से हम सेपरेशन करते और हो जाता, सिलेबस भी कम हो जाता है ना, कम मेथड पढ़ने पड़ते। तो इतने सारे मेथड इसीलिए हैं क्योंकि हर मेथड में अलग अलग टेक्निक है। हम एक ही तरह की टेक्निक से अलग अलग सेपरेशन नहीं। अब बात यह है
कि क्यों इतने सारे मेथड्स को हम पढ़ रहे हैं, है ना। एक दो मेथड से भी तो काम चल जाता, हमें सेपरेशन ही तो करना है। दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कितने ही मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे मेथड्स क्यों हम पढ़ते हैं? तो देखो बच्चों, अलग अलग पदार्थ को सेपरेट करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि चाय को अगर चाय पत्ती से अलग करना है तो फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक, छान करके करना होगा। आटे में से अगर हमें भूसा अलग करना है तो ऐसे छानने वाली सीविंग की टेक्निक का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगर अनाज के डंठल से हमें अनाज के दाने अलग करने हैं तो हम थ्रेसिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग, जैसे विनोइंग टेक्निक है, जहां पर अनाज के दानों से हम जो है भूसा या रेत या जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें हवा के द्वारा सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग मेथड है। तो अलग अलग जो हमारे पास मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही तरह के मेथड से हम हर तरह का सेपरेशन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो इतना अब हमें समझ में आ गया कि सेपरेशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है ना। क्यों हम करते हैं अलग अलग पदार्थों को सेपरेट, और जब सेपरेशन किया जाता है कैसे किया जाता है वो तो हमें पता है, अलग अलग विधियां हमें पता है, लेकिन क्यों हम अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं ये भी अब हमें समझ में आ गया है। तो इन्हीं अलग अलग विधियों को, कुछ विधियां हम पढ़ चुके हैं और कुछ विधियां हमें आज पढ़नी है, तो उसे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एक बार आप देख लो जो भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, जो भी हमने अच्छे से समझ लिया था, उसे भी एक बार आप रिवाइज कर लो साथ साथ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होती हैं, ठीक है, अशुद्धियां क्या होती हैं। इसके अलावा जो हमारे समांगी मिश्रण है यानी कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है। फिर अलग अलग मेथड ऑफ सेपरेशन की हम बात कर रहे थे, जहां पर हमने बच्चों हैंड पिकिंग पढ़ लिया था, विनोइंग पढ़ लिया था, सीविंग पढ़ लिया था, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ लिया था, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, ये मेथड्स हमने पढ़ लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इनका आप अभी एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे जो अगले मेथड्स है जैसे कि फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, चर्निंग, ये मेथड्स को हम आगे पढ़ेंगे। चलो, चलिए, तो ये कुछ जैसे हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन की जो विधि है ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है, बड़े जो हमारे क्या है, जो हमारा सब्सटेंस है उसमें से इम्प्योरिटीज जो है उन्हें हाथ से चयन करके अलग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो है वो बहुत कम होती हैं, तो हम उन्हें हाथ से ही पिक करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर सुविधाजनक रहता है। क्लियर? अगला है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग ये जो हमें इमेज में दिख रही है ये टेक्निक होती है थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग की टेक्निक में किया क्या जाता है, देखो, जब फसल की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो अनाज होता है वो डंठल में ही लगा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से जो डंठल है जैसे यहाँ पर रखे गए हैं पूरे इमेज में आपको दिख रहे होंगे, इस तरह के डंठल में अनाज रखा रहता है, अनाज होता है, ठीक है। तो उस डंठल से हम हाथ से एक एक हस्त चयन वाली विधि से एक एक करके अनाज के दाने को डंठल से अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, सालों बीत जाएंगे, थोड़ा सा ही अनाज हम डंठल से अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो ये नहीं चल सकता, है ना। तो किया क्या जाता है, थ्रेसिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें जो डंठल है, जिसमें अनाज होते हैं, उन्हें किसी सरफेस पर, किसी हार्ड सरफेस पर, जैसे यहाँ पर ये हार्ड सरफेस लिया गया है, आप कोई भी हार्ड सरफेस ले सकते हो, उस पर जो है अनाज के इस तरह के गट्ठर बना दिए जाते हैं और उन्हें नीचे की तरफ को जो है पीटा जाता है, ठीक है। अब पीटने से क्या होता है कि जो अनाज होता है वो डंठल पर बहुत हल्के से लगा हुआ होता है, कि जिससे कि जब हम इसे किसी हार्ड सरफेस पर पीटते हैं तो डंठल से अनाज के दाने अलग हो जाते हैं और डंठल डंठल अलग हो जाते हैं। अब डंठल का उपयोग तो हम कई चीजों में कर सकते हैं, ठीक, कुछ बना सकते हैं उससे, या पशुओं के लिए चारे का काम वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनाज है उसका हम उपयोग करते हैं खाने के लिए या किसी भी अन्य चीज के लिए, जिस अनाज का उपयोग हम अपने लिए करते हैं, ठीक है, और डंठल का भी हम उपयोग करते हैं।
लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो मेन उपयोगी कंपोनेंट जो है वो अनाज ही है। ठीक है, तो थ्रेसिंग की टेक्निक बहुत इजी है, देखने में तो इजी लगती है, वैसे तो हार्ड है। ठीक है, क्योंकि बार बार इतने सारे अनाज को सेम टेक्निक से अलग करना एक क्या है, बहुत ज्यादा टायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि थ्रेसिंग की प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब एक और टेक्निक है थ्रेसिंग की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अनाज को नीचे बिछा करके, नीचे रख करके उसके ऊपर डंडे से पीटा जाता है, जिससे कि अनाज के डंठल से अनाज के दाने अलग हो जाते हैं, फिर डंठल को पूरा झाड़ करके अलग कर लिया जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गई थ्रेसिंग की टेक्निक, इस तरीके से जैसे आपको इमेज में दिख रही है, ऐसे भी और ऐसे भी की जाती है। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। फिर विनोइंग की टेक्निक हम पढ़ रहे थे। तो विनोइंग की टेक्निक इस तरीके से, ये उत्तराखंड की एक इमेज है जहां पर चावल को फटका जा रहा है, गेहूं को भी ऐसे ही फटका जाता है। ठीक है, यहाँ पर गेहूं को फटका जा रहा है, चलो, या चावल फटकना हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से विनोइंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, थोड़ा हाइट पे ले जा करके किसी सूप में या किसी कंटेनर से जो है अनाज को नीचे की तरफ डाला जाता है। अब ये इसलिए की जाती है कि थ्रेसिंग के बाद जब हम अनाज को अलग करते हैं डंठल से, तो डंठल के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ा भूसा, मिट्टी, वो सब भी क्या हो जाते हैं, अनाज के साथ साथ रह जाता है, जिसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। थोड़ा ऊंचाई से फेंकने पर जो अनाज है वो एक तरफ गिरता है और ढेर बनाता है, और जो इम्प्योरिटीज है वो हवा के माध्यम से उड़ करके किनारे को चली जाती है। ठीक है, तो ये विनोइंग की टेक्निक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से भी इसे किया जाता है कि अनाज जो है उसको पूरा ऊपर की तरफ उछाला जाता है, अनाज तो वापस नीचे गिरेगा, क्योंकि अनाज के जो कण होते हैं वो भारी होते हैं, भारी होने की वजह से अनाज के कण नीचे गिरेंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो किनारे की तरफ चली जाएंगी। कैसे चली जाती है किनारे की तरफ, यहाँ इमेज में हम देखेंगे और समझेंगे। तो इस तरीके से अनाज के जो कण है वो एक जगह पर गिर करके हीप बना देता है, हीप यानी कि एक ढेर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है, क्योंकि वो हल्की होती है, जैसे भूसा है या डंठल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं अनाज के दानों के कंपैरिजन में, तो वो किनारे चले जाते हैं, और किनारे चले जाते हैं। ठीक है, और जो हमें जो है अनाज के दाने मिलते हैं साफ, उसमें उतना ज्यादा भूसा अब नहीं होता। ठीक है, चलो, अच्छा, ये टेक्निक जो है नेचुरल एयर से तो की जाती है, यानी कि जो प्राकृतिक हवा है, विंड है, उससे तो की जाएगी, लेकिन इसके अलावा इसका आर्टिफिशियल मेथड भी है, जहां पर ब्लो एयर के माध्यम से भी ये टेक्निक की जाती है। ठीक है, चलो, क्लियर है। अब बात आती है सीविंग की। तो ये है सीविंग मेथड। तो सीविंग मेथड में क्या किया जाता है, दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक जो है वो थोड़ा क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, एक साइज में छोटा होगा। तो छोटे कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं, हम छान करके उन्हें अलग किया जा सकता है, और ऊपर जो बड़े कंपोनेंट है साइज में जो बड़े हैं, वो ऊपर छलनी में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि आटे से जो है भूसा अलग किया जाता है। ठीक है, या हम कहें कि जैसे आटा और सूजी अगर मिल गए हैं, है ना, सूजी अगर मोटी वाली है और आटा एकदम बारीक होता है, तो बारीक वाली छन्नी से हम सूजी और आटे को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या सिर्फ आटा सूजी इन्हीं चीजों को अलग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम रेत को अलग कर सकते हैं, रेत में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, तो उन ग्रेन्यूल्स को अलग किया जाता है छलनी के ही माध्यम से, तो आपने कई जगहों पर देखा भी होगा। अब बात ये आती है कि जो छलनी है, इसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, जिस तरह का सेपरेशन हमें करना है उसके अकॉर्डिंग हम जो है छलनी को डिजाइन कर सकते हैं, छलनी को बना सकते हैं। अगर हमें बहुत लाइट पार्टिकल्स को अलग करना है, बहुत पतले पार्टिकल्स को अलग करना है, तो हमें बहुत छोटे छिद्र वाली छलनी लेनी पड़ेगी। अगर हमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग करना है, तो थोड़े बड़े साइज वाली छलनी लेनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है हमें किस तरह का सेपरेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम छलनी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह की छलनियां होती हैं। चलो, सीविंग प्रोसेस भी हमने पढ़ ली। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन हमने देख लिया था बच्चों, जहां पर चुंबक से हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन फिलिंग है और सल्फर का एक सॉल्यूशन है, तो कैसे अलग करेंगे दोनों को, सॉल्यूशन नहीं, एक मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, मिक्सचर है। तो दोनों को अलग कैसे करेंगे, अलग करेंगे मैग्नेट यानी कि चुंबक की सहायता से। अब कैसे, चुंबक को हम इस मिक्सचर के ऊपर लेकर के जाएंगे, तो जो हमारे आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स हैं, छोटे छोटे हम कह सकते हैं बुरादा है लोहे का, ठीक है, छोटे आयरन फिलिंग्स उसे कहा जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये,
तो इनको जो है जब हम इनके ऊपर मैग्नेट लेकर के जाते हैं तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ये मैग्नेट पर चिपक जाती हैं। तो देखो आयरन फिलिंग्स तो सारी मैग्नेट पर चिपक जाएगी और सल्फर जो है वो नीचे अकेला बच जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं। फिर कुछ और मेथड जैसे कि सेडिमेंटेशन, ठीक है, डिकेंटेशन, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सिंपल से मेथड होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट था कोआगुलेशन या लोडिंग, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऐसे घुली हुई होती हैं और वो इतनी हल्की होती हैं कि वो नीचे की तरफ सेटल नहीं होती। जैसे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती हैं, तो यहाँ पर सेटल नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो अगर इम्प्योरिटीज सेटल ही नहीं होंगी तो हम दो कंपोनेंट को अलग कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक केमिकल का यूज करते हैं, वो केमिकल है एलम। अब एलम को जब हम इसमें डालते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं सब एलम पर चिपक जाती है, सारी इम्प्योरिटीज। अब जब सारी इम्प्योरिटीज एलम पर चिपक जाएगी तो वो क्या बना देता है, उसे भारी बना देता है। भारी बनने की वजह से एलम जो है अपने साथ सारी इम्प्योरिटीज को लेकर के नीचे की तरफ सेटल हो जाता है कुछ इस तरीके से। ऊपर हमें जो है दूसरा कंपोनेंट जो हमारा है जैसे वाटर है, इसमें कुछ मिक्सचर है, कुछ डर्ट है, ठीक है, तो वो सब डर्ट चिपक जाएगी एलम पर, मिलेगा हमें लिक्विड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें उड़ेल करके इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कोआगुलेशन। अब बारी आती है फिल्ट्रेशन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ज्यादा इसे यूज किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन यानी कि छानना एक तरह से हम कह सकते हैं। चलो तो फिल्ट्रेशन टेक्निक को समझते हैं। अब फिल्ट्रेशन टेक्निक है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड से सस्पेंडेड सॉलिड मैटर को सेपरेट करना बाय कॉजिंग द letter to pass through the pores of same substance, pore of some substance called a filter, यानी कि फिल्टर के पोर से पास करना, यही क्या होती है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। जैसे मान लेते हैं ये है वाटर और इसमें क्या है, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं या हम कहें इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज है इस वाटर में। तो यहाँ पर हमने लिया है एक कॉटन का कपड़ा जिसके जो पोर्स है वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने लगा दिया इस अर्थनवेयर के बाहर से, है ना, मटके के बाहर से। इसमें डाला हमने ये इम्प्योरिटीज वाला पानी। अब ये पानी जो है नीचे चला जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर कपड़े के ऊपर रह जाएंगी। इस तरीके से ये सेपरेशन किया जाता है। सिंपल इसको हम फिल्टर पेपर की मदद से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमने लिया है एक फिल्टर पेपर, ठीक है। ये हमारे पास है एक ग्लास का फनल और नीचे लगाया है एक कंटेनर। अब ग्लास के फनल में हमने फिल्टर पेपर को डाल रखा है। फिल्टर पेपर को कैसे, जैसे फिल्टर पेपर तो ऐसे होगा ना आपके पास ऐसा। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर मोड़ देना है जिससे कि ये एक ट्रायंगल का शेप ले लेगा ऐसा। फिर इसे वापस ऐसे मोड़ देना है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा ये फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को कोन शेप में जो है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर ग्लास फनल में, क्योंकि फनल भी सेम शेप का है, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे अपना जो लिक्विड है उसे डालेंगे। अब लिक्विड के डालने से क्या होगा कि जो लिक्विड और सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास था यहाँ पर वाटर प्लस सैंड का सॉल्यूशन, वाटर और सैंड का सॉल्यूशन था वो हमने इसमें डाला। तो सैंड क्या हो गई, अब क्या होगा, वाटर जो है पानी जो है वो फिल्टर पेपर से पास होकर के फिल्टर के जो पोर्स हैं उनसे पास होकर के पानी तो नीचे आ जाएगा और जो इम्प्योरिटी है या हम कहें जो रेत है जो सैंड है वो यहाँ पर अलग हो जाएगी एज अ रेजिड्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर बच जाता है उसको कहा जाता है रेजिड्यू और जो नीचे आ जाता है बच्चों उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन की ये प्रोसेस की जाती है। तो अब समझ गए, फिल्ट्रेट यानी कि जो फिल्टर होकर के आ रहा है, पास होकर के आ रहा है, फिल्टर से पास होकर के आ रहा है उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। तो फिल्टर क्या हो सकता है, फिल्टर देखो एक पेपर हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कॉटन वुल हो सकता है, ग्लास वुल हो सकता है, अनग्लेज्ड अर्दनवेयर हो सकता है,
सैंड हो सकता है और कोई भी पोरस मटेरियल यानी कि जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो। क्लियर है इतना? तो ये है फिल्ट्रेशन की टेक्निक। अब आपको ये नोट कर लेना है और आपको ये डायग्राम भी बना लेना है। चलो, क्लियर है? फिल्ट्रेशन टेक्निक आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन टेक्निक क्या होती है? देखो, अगर हमने किसी कंटेनर में, अगर हमने कोई कंटेनर लिया है, कोई ग्लास मान लो, कोई भी कंटेनर मान लो, ठीक है, हमने इस कंटेनर में लिया है वाटर। अब आप देखते हो, जब आप इस कंटेनर को बहुत दिन तक रखते हो, ठीक है, कंटेनर में इतना इतना ज्यादा नहीं, ठीक है, इस कंटेनर में मान लो इतना पानी है, ठीक है, आप जब कुछ दिनों के बाद देखोगे तो ये पानी की क्वांटिटी आपको कम दिखेगी, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद और देखोगे पानी आपको गायब मिलेगा। तो वो पानी गायब कैसे हुआ, है ना, कहाँ गया वो पानी? ये जब आप बर्तन, आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई बर्तन धोता है या आप कभी बर्तन धोते हो, ठीक है, तो क्या देखते हो, वो जो बर्तन धोते तो पानी से है, बर्तन उस समय गीले भी रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद बर्तन भी सूख जाते हैं। जब आप नहाते हो तो आपके बाल गीले होते हैं, है ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके बाल सूख जाते हैं, कि बॉडी सूख जाती है। या आप देखते हो कि हम बाहर अपना छत धोते हैं, ठीक है, बाहर अपना जो भी है रोड में पानी डालते हैं, या हम नहाते हैं, नहा करके वो पानी जो है नालियों में जाता है। इसके अलावा बाहर हम देखते हैं बारिश होती है तो कितना सारा पानी रहता है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ टाइम में ही वो पानी क्या हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ है? या आप देखते हो, आप अपने घर में पोछा मारते हो, पोछा तो पानी का मारते हो, पोछा गीला भी रहता है ना, तो आप फैन ऑन कर देते हो पोछे को सुखाने के लिए, ठीक है, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो पानी सारा गायब हो जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि वो पानी जाता कहाँ है ना? पहले तो वो पानी है, अब वो पानी गया कहाँ, गया कहाँ? तो क्या आपने सोचा है? तो देखो बच्चों, होता ये है, जब भी कहीं पर भी अगर क्या है, पानी है, तो कुछ समय बाद वो पानी गायब हो जाता है। तो ये कोई जादू नहीं है, किसी जादू की वजह से पानी गायब नहीं होता। तो पानी जो है वो गायब कैसे हो जाता है? वो होता है गायब इवेपोरेशन या वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, इवेपोरेशन के कारण वो पानी गायब हो जाता है। वो पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब वाष्प में परिवर्तित कैसे? जैसे कपड़े भी धुले आपने, कपड़े धुलते हो तो छत में डालते हो ना, है ना, फिर उसके बाद गीले कपड़े रहते हैं तो सूख जाते हैं जल्दी। तो कैसे सूखते हैं? देखो, यह सन से आती है रेज, और जो ऊपर वाली जो लेयर है पानी की, वो क्या करती है, इन सन की रेज को एब्जॉर्ब करती है ना। सन की रेज को जब ये ऊपर वाली लेयर, पानी की नीचे वाली लेयर की बात नहीं कर रहे, ऊपर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली लेयर जब इस सन की रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आप देखोगे गर्मियों के टाइम में, है ना, या जब जब सन रेज जो है, या सन जब ज्यादा रहता है, तो आप क्या देखोगे कि पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। और जब गर्मियां नहीं होती, जब सन इतना ज्यादा नहीं रहता, यानी कि धूप नहीं रहती, तो पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है, ये आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पर यही है कि ये जो प्रोसेस है पूरा, ये हो क्या रहा है, इवेपोरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अब इस इवेपोरेशन प्रोसेस को और डिटेल में बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में पढ़ेंगे, और कैसे यहाँ पर इवेपोरेशन से सेपरेशन होता है, इसको भी हम आने वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।